साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस का सबसे लेटेस्ट पेपर को कवर करेंगे, जिसमें साथियों टोटल 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी आज के टेस्ट पेपर को पूरा ध्यानपूर्वक अटेंड करें और 100 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों के सही से आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करने हैं। तो साथियों याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में लगभग, याद रखिएगा, 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, 60% क्षेत्र पर। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकट रमनी, यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आर वेंकट रमनी कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है। और महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो याद रखना है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति पूछे तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे देखिए, बिहार में कितनी साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? अब देखिए, यहाँ पे 2011 के अनुसार नहीं पूछा गया है, 2001 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो पेपर को टफ करने के लिए सीएसबीसी इस तरह के प्रश्न पूछता है, तो इसे भी याद कर लीजिए। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो साक्षरता दर है, तो याद रखना है 47.53% है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। 2011 के अनुसार भी ध्यान रखना है, बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। तो दोनों को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आज के पेपर को आप सभी पूरा ध्यानपूर्वक अटेंड करें। तो मेजर ध्यानचंद की बात करें तो भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व एवं कप्तान थे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, हॉकी। चलिए आगे देखिए, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो साथियों यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है, फरीद खां। याद रखिएगा, पूरा नाम है फरीद खां, ये इसके बचपन का नाम था। शेरशाह सूरी की बात करें तो इसका मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में है। इन्होंने 1540 में एक युद्ध किया था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसमें जो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध है, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं की बुरी तरह से हार होती है। तो याद रखना है, 1540 में इन्होंने युद्ध लड़ा था कन्नौज का, या फिर जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले, और साथियों सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, राज्य मंत्री परिषद जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखना है, विधानसभा के प्रति। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्य के मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए, और विधानसभा की बात करें तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 243। और बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। आगे देखिए, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है तांतिया कंस्ट्रक्शन।
दूसरा ऑप्शन आपका सही है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? अगर भारत में पूछे जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है तो पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आंसर बताइए 9 के लिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आरा से। कहाँ से? आरा से ध्यान रखना है। 1857 का जो विद्रोह है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से। किस तिथि से? तो 10 मई से। ये भी पूछा जाता है। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो याद रखिएगा कमल और चपाती, जिसे रोटी भी बोला जाता है। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? तो यहाँ पर सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति होने के साथ साथ ये कौन थे? तो एक महान वैज्ञानिक भी थे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था अनुच्छेद 76, याद रखिएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो बहुत ही सिंपल है। भारत का राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। और मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो 50वें नंबर के है DY चंद्रचूड़। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में कौन है ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू। बहुत ही सिंपल है। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने थे? तो ये ओल्ड करंट अफेयर्स है, ये आपके काम का नहीं है। चलिए आगे देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए इस पेपर में जितने भी करंट अफेयर्स है उसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि वो बहुत ही पुराना करंट अफेयर्स है। तो सिर्फ आपको जीके जीएस पर फोकस करना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो अभी हमने आपको बताया था DY चंद्रचूड़। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसके बारे में भी हमने आपको बहुत बार बताया है। 1885 में। पूरा डेट है 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है लॉर्ड डफरिन के समय में। व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित है? व्यपगत का सिद्धांत यानी कि राज्य हड़प की नीति, तो इससे संबंधित है लॉर्ड डलहौजी। और प्यारे साथियों, व्यक्तिगत का सिद्धांत के अनुसार यानी कि राज्य हड़प नीति जो है इसके अनुसार सबसे पहले किसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो सतारा को पूछा जाता है। कब मिलाया गया था? तो 1848 में। सभी को ध्यान रखें, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी और इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए इस पेपर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको 100 प्रश्न में से कम आज आपको 80 से 85 प्रश्नों के सही से आंसर करने हैं। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा? तो 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा लॉर्ड कैनिंग, तो प्रथम वायसराय था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम कौन थे? तो गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है?
तो देखिए टाई ब्रेकर शब्द जो है ये फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है, फुटबॉल और हॉकी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, 2 और 3 दोनों। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको हर तरह के प्रश्नों का रिवीजन करना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो बहुत ही सिंपल है, इसका सही जवाब है मुंगेर जो है मीर कासिम की राजधानी थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? देखिए गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म हुआ था 1666 में, 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ था। और इनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर और माता का नाम क्या था? तो गुजरी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा 22 का? चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर माता का नाम था गुजरी देवी। तो ऑप्शन में कजरी दिया हुआ है, बीबी जयला है, रानी दीदा है, ये सभी नहीं होगा। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। और गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फणीश्वर नाथ रेणु, याद रखिएगा ये एक हिंदी भाषा के साहित्यकार थे और इनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो देखिए कामायनी की बात करें तो हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है और इसके रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। और यहाँ से प्रश्न बनेगा जयशंकर प्रसाद किस युग का ये महाकवि था? तो याद रखिएगा आधुनिक छायावादी युग के सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है ये कामायनी। और जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिहार में तो हुआ, तो बिहार में कहाँ पर आपको बताना है। अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा कौटिल्य, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है कौटिल्य का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? प्रधानमंत्री। आर्यभट्ट की बात करें तो ये किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, दरबार में रहते थे कौन? तो आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो साथियों इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था ये दिया था भगत सिंह ने। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। किसने? भगत सिंह ने। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो साथियों बक्सर का युद्ध हुआ था कब? तो पहले आपको डेट याद रखना है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था और इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो दीवानी है और राजस्व अधिकार ये अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया था। तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो प्यारे साथियों बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 और 2011 आपको दोनों याद रखना है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं 8,28,78,796 ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है याद रखिएगा 10,40,99,452 व्यक्ति है ये बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोनों आंकड़े को याद रखिएगा। सितारा देवी किस विधा से संबंधित है?
तो सितारा देवी की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग से। पटना हाई कोर्ट की स्थापना हमने आपको बहुत बार बताया है। और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था, आप सभी जानते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और इनकी मृत्यु जो है ये पावापुरी में होती है। तो यहाँ पर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? गया में, बिहार में, नेपाल में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो याद रखिएगा, नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था नेपाल में। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन, जो कि शाक्य वंश से संबंधित था। और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और यहाँ से प्रश्न बनता है, तो महामाया जो है किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश। इन सभी फैक्ट को याद रखना है। कौन से वंश? कोलीय वंश। इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में होती है? तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कुशीनगर में हुआ था। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? देखिए, बिहार और झारखंड जो अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, 28वां राज्य बना था। ध्यान रखेंगे। अच्छा, बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 में। बिहार बंगाल 1912। और बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। इसलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। और 21 मार्च को ध्यान रखना है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर से। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, हर हाल में आपको आज 100 प्रश्न में से 80 से 85 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बहुत ही सिंपल है, इन्होंने हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र कौन है? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पुत्र कौन? तो उदयन। सभी को क्रम से ध्यान रखें। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो बहुत ही सिंपल है, चंपारण में शुरू किया गया था। कब? तो 1917 में। और यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, जबकि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह सिर्फ पूछे तो दक्षिण अफ्रीका में, भारत में पूछे तो चंपारण में। आप लोग कमेंट करके बताइए, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पुराना है। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन बना है? तो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो इसका नया सदस्य देश कौन बना है? तो अफगानिस्तान। याद रखिएगा, इसमें टोटल 8 सदस्य देश है और 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
और इसका हेड क्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय है। रोम किसकी राजधानी है? तो इटली की राजधानी रोम है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो प्यारे साथियों, शिवाजी को कैद किसने किया था? तो याद रखिएगा औरंगजेब ने। यहाँ पर 42 का आंसर तीसरा हो जाएगा, औरंगजेब ने कैद किया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? चलिए 43 के लिए आंसर कीजिए। देखिए है तो ये सिंपल पेपर, लेकिन यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेंगे। तो इसका सही जवाब है 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा है, यहाँ से डेट पूछा जा सकता है, 19 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन इसका जो विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो दोनों डेट को याद रखिएगा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो हमने आपको संयुक्त बैठक के बारे में बताया था। इसका उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 108 में, और इसको बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बहुत ही सिंपल है। ग्राम पंचायत का अगर सदस्य बनना चाहता है तो उम्र जो है 21 वर्ष या इससे ऊपर होने चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। मतदान के लिए 18 वर्ष या इससे ऊपर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है, याद रखिएगा, ये पटियाला में स्थित है। कहाँ पर है? पटियाला में स्थित है। आगे देखिए, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, जसपाल राणा का नाम जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है निशानेबाजी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। और साथियों, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा परमार वंश से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनाया गया था और ये दिल्ली के लाल किला में है। तो सही जवाब यहाँ होगा दूसरा ऑप्शन, औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर की बात करें या फिर बहादुर शाह द्वितीय, ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो अभी हमने आपको बताया था 10 मई से, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को। यहाँ पर 52 का आंसर चौथा है, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी का जन्म भी पूछा जाता है, जो कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो जन्म और मृत्यु दोनों ही याद रखने हैं। चलिए ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसके लिए न्यूनतम आवश्यक उम्र सीमा 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए पूछे तो 25 वर्ष है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम 35 वर्ष है, सभी को ध्यान रखें। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2010 में ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये भी।
चलिए आगे देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति के जनक पूछे तो वर्गीज कुरियन है और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। आप लोग कमेंट करके बताइए ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो प्यारे साथियों, सतलज, चिनाब और रावी की बात करें तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी भारत की गोदावरी है, जिसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी माना जाता है। कावेरी नदी की बात करें तो इस पर है मेट्टूर बांध। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो याद रखिएगा दिलीप सिंह राणा है। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? चलिए 60 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। तो प्यारे साथियों, पंडित रविशंकर का संबंध जो रहा है किससे रहा है? तो सितार वादन से ये संबंधित थे। और रविशंकर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 2009 में। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो लोकनायक और लोकमान्य हमने आपको बहुत बार समझाया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। जयप्रकाश नारायण ने ही क्या दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा। और जयप्रकाश नारायण 1999, याद रखिएगा 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जयप्रकाश नारायण को। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण 1602 में कराया गया था अकबर के द्वारा। और ये कहाँ पर है? तो फतेहपुर सिकरी में है, आगरा के फतेहपुर सिकरी में। तो 62 का आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन फतेहपुर सिकरी। अगर तीसरा ऑप्शन ना रहे फतेहपुर सिकरी तो आपको आंसर करना है आगरा, क्योंकि बुलंद दरवाजा जो है आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूरी पर है फतेहपुर सिकरी में। तो फतेहपुर सिकरी ना मिले तो आपको आंसर करने हैं आगरा। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो ये भी पुराना करंट अफेयर से, इसको स्किप कर रहे हैं। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है कौन? तो संसद महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो बहुत ही सिंपल है, पुर्तगालियों से। और भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा, जो कि 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ पर? तो केरल के कालीकट पे कालीकट पहुंचा था और वहाँ पर उसका स्वागत किया था किसने? तो राजा जमोरिन ने, ध्यान रखेंगे। और वास्को डी गामा पुनः 1502 में, याद रखिएगा, पुनः 1502 में ये भारत आया था। और पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1503 में। यहाँ से प्रश्न बनता है कि पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब खोली थी? तो 1503 में। कहाँ पर? तो कोचीन में। पुर्तगालियों के बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और लास्ट में फ्रांसीस, याद रखिएगा। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? और देखिए, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होगा। तो वेलिंगटन कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल है, ये क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ध्यान रखना है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है?
तो ये भी सिंपल है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त, और सबसे ज्वालामुखी भी प्रशांत महासागर में ही है। अटलांटिक महासागर का आकार याद रखिएगा एस आकार का है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ पर दिए थे? तो कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा। और सबसे अधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है नहीं था, क्योंकि ये खत्म कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। तो रज्मनामा जो है फारसी में किसका अनुवाद था? तो सही जवाब है महाभारत का। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? तो बहुत ही सिंपल, याद रखिएगा औरंगजेब। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? चलिए ऑप्शन देखिए, आंसर कीजिए। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब जारी दिया गया था? तो याद रखिएगा 1632 में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान से सुनिए, 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान सुनाया था। इस फरमान के अनुसार कंपनी को अधिकार मिला कि वे 500 पैगड़ा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है 1510 ईस्वी में। अब यहाँ से साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। रेशम किससे उत्पन्न होता है? चलिए आंसर कीजिए 76 के लिए। तो देखिए साथियों, रेशम की बात करें तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो इसके लिए उपर्युक्त सभी आवश्यक है। काम करने में अनुकूल हेडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क हो, सिम कार्ड हो। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो याद रखिएगा एंटर। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है एंटर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? चलिए आंसर कीजिए। आज आपका बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन हो रहा है। तो www, HTTP, ईमेल, ये सभी है। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो जो सभी को खून दे सकता है वो कौन सा है? तो O नेगेटिव, याद रखिएगा। O रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है तथा AB रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है। ये सभी से रक्त ले सकता है। अब O ब्लड ग्रुप O की बात करें तो O रक्त समूह के व्यक्तियों में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, और वहीं AB की बात करें तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, गन्ना। अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो पता होगा आपको, गन्ना सही जवाब है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो हमने आपसे बोला था कि एड्स का पूर्ण रूप भी पूछता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया गया है, एक्वायर्ड इम्यून
डिफिशियंसी सिंड्रोम। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स जो बीमारी है ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 नंबर से। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो बहुत ही सिंपल है, लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो प्यारे साथियों, संतरा की बात करें तो किसका प्रबल स्रोत होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो विटामिन का, याद रखिएगा, विटामिन का। और कौन सा विटामिन? तो विटामिन C। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो ध्यान से ऑप्शन को देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। घेगा रोग ये मच्छरों से नहीं होता है, ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो प्यारे साथियों, विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है आमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? आमीटर से। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। चलिए आगे देखिए, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जो है सबसे पहले उसको घुमाया जाता है। डायनेमो यानी जनरेटर, किसी न किसी मशीन से पहले उसको घुमाया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया। और घूमने पर वह विद्युत उत्पन्न करता है, यानी विद्युत ऊर्जा में, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर जस्ट उल्टा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ता की परत चढ़ी होती है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो 89 का आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे हीरा हो जाएगा सबसे कठोरतम पदार्थ। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो साथियों है ये सोडियम कार्बोनेट का क्या है? सामान्य नाम है, यानी धोने वाला सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें जो कि चौथा ऑप्शन में है, ये खाने वाला सोडा है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है? तो हमने आपको बताया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका पूर्ण रूप होता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का जो चाल है ये ताप पर डिपेंड नहीं होता है, यानी कि ताप बढ़ेगा या फिर घटेगा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है सौर लालटेन, इसमें अपरंपरागत ऊर्जा का उपयोग होता है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते याद रखिएगा आयरन, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। दंत क्षय का कारण क्या है? चलिए 97 के लिए आंसर कीजिए बहुत ही जल्द। अब 100 होने वाला, 98, 99 फिर 100। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, दंत क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो प्यारे साथियों, एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है ये किसकी रोकथाम के लिए? तो याद रखना है टिटेनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध
तो साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन थे। कौन? तो एक प्रसिद्ध, याद रखिएगा। तो कौन थे? तो 99 का आंसर यहाँ आपका हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, भौतिक शास्त्री। कौन थे? तो भौतिक शास्त्री। जीव विज्ञान का पिता कौन है? तो अरस्तू है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? साथियों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और हमको लगता है आप में से ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 100 में से 100 प्रश्नों का फुल अटेंड किया होगा। तो अगर आपने किया है तो आप लोग अपना नाम और पता बताइए, यानी कि आप कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो देखते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और साथियों सेशन को शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर कल मिलते हैं।